यूपीएससी प्री 2026 के पर्सपेक्टिव से कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स रहेंगी इस बार जिसके ऊपर यूपीएससी का फोकस हो सकता है और वहां से आप 2 या 4 नंबर गेन कर सकते हैं। यूपीएससी किस टाइप के सवाल पूछता है रिपोर्ट से, इसका भी एक अंदाजा आपको मिल जाएगा। इन वन शॉट आई एम गोइंग टू कवर ऑल इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स फॉर यूपीएससी प्री 2026 एग्जामिनेशन। जैसे मैंने स्कीम्स के ऊपर पूरा वीडियो बनाया था, कवर किया वन शॉट में, ऐसी रिपोर्ट्स के ऊपर ये वीडियो जहां पर हम इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के ऊपर सब कुछ जो भी इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेंगे। और अगर रिपोर्ट से सवाल आया तो इन्हीं में से कोई ना कोई आपसे रिपोर्ट पूछी जाएगी। जैसे 2023 में यूएन वाटर वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के ऊपर सवाल पूछा था, तो हमारी रिपोर्ट्स की ही इस वीडियो से सवाल पूछा गया था। तो आप जाकर पीछे जितने भी रिपोर्ट्स के क्वेश्चन आए हैं आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। जो वीडियोस हमने बनाई है उसका इनपुट आउटपुट का रेशियो बहुत बेहतर है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी एग्जामिनर ओरिएंटेड रिपोर्ट्स बताते हैं जो आपको हेल्प करती है एग्जामिनेशन के इस प्रोसेस में, प्री एग्जामिनेशन को निकालने में। इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ, जैसे मैंने स्कीम की भी पीडीएफ ऐप पर एक कोर्स है प्रेडिक्ट एंड प्रेडिक्टेबल कोर्स, जहां पर सारी वीडियो पीडीएफ जो है प्रेडिक्ट एंड प्रेडिक्टेबल कोर्स की वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में ये टेलीग्राम पर भी मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा ताकि आपको जहां से बेहतर लगे वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए मैं आपको कुछ चीजें पहले सिखाता हूं, कुछ देखते हैं क्या यूपीएससी रिपोर्ट्स पर फोकस करता है। 2016 में सवाल पूछा था, इंडियाज रैंकिंग इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इज समटाइम्स सीन इन न्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड दैट रैंकिंग। मतलब यूपीएससी जब भी रिपोर्ट पूछता है ऑथर कौन है। जैसे वर्ल्ड बैंक इसका आंसर है, तो वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकालता है, तो उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन निकालता है, ऑथर पूछता है। तो पहला यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कॉन्टेक्स्ट सेट होता है कि यूपीएससी क्या सवाल, किस टाइप का सवाल पूछता है। और रिसेंटली सीन इन द न्यूज मतलब समटाइम्स सीन इन द न्यूज मतलब करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में रिपोर्ट पूछता है। तो दो चीजें हमें यहाँ समझ में आई। 2016 के बाद अगर 2019 का ये सवाल देखें, अगेन यूपीएससी ने सेम सवाल पूछा, which of one of the following is not a sub index of the World Bank's ease of doing business index। यानी यहां पर लेयर नंबर 1 पूछा था, यहां पर अंदर घुस के लेयर नंबर 2 पूछ रहा है। अगर दोबारा उसी पे सवाल पूछ रहा है तो बताइए कि वो कौन सा सब इंडेक्स नहीं है। ये सवाल यूपीएससी ने पूछा, तो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इसका सब इंडेक्स नहीं था, ये आंसर था। यानी यूपीएससी जब भी एक सेम रिपोर्ट के ऊपर दोबारा सवाल पूछता है तो थोड़ा सा घुसकर इंडेक्स या उनके पैरामीटर्स के ऊपर सवाल पूछता है। 2017 में सवाल पूछा यूपीएससी ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में कि कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। तो सवाल किसके ऊपर पूछा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के ऑथर के ऊपर सवाल पूछा। अच्छा, 2014 में सवाल पूछा था वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन लॉन्च करता है, कौन पब्लिश करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ लॉन्च करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट कौन करता है, तो यहाँ पर इसके बारे में इंडिकेटर्स कौन से हैं, तो चाइल्ड नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो 1 2 3 इसका आंसर है कि सारे होते हैं। इस रिपोर्ट में कौन से इंडिकेटर्स या पैरामीटर्स होते हैं। तो हमको ऑथर समझ में आया कि कौन सी रिपोर्ट्स है, कौन सा इंडेक्स है, उसका ऑथर कौन है, साथ में उसके पैरामीटर्स क्या है, ये पढ़ना जरूरी है। साथ में यूपीएससी ने 2012 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ऊपर सवाल पूछा था कि उसको डेवलप किया जाता है इसके द्वारा। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यानी रिपोर्ट के बारे में भी कुछ पूछ लेते हैं और फिर आपसे सवाल पूछते हैं। ऐसे ही सवाल 2023 में यूपीएससी ने यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 के बारे में पूछा था, जिसको हमने कवर किया था, जाकर आप चेक भी कर सकते हैं। और ये सवाल पूछा गया था कि कितना वाटर का कंजम्पशन हम कहां पर करते हैं। तो यहां पर लिखा था इंडिया नीड टू एक्सट्रैक्ट मोर देन क्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर ईच ईयर टू सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड ऑफ ऑलमोस्ट 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। जो कि गलत है, जाहिर सी बात है, हम ज्यादातर ग्राउंड वाटर इरिगेशन पर्पज से यूज करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। तो ये गलत है, तो इसका आंसर अपने आप सी हो जाएगा कि पहला सही है दूसरा गलत है। इसमें ऑप्शंस आपको पता है ना, टू स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन टाइप के ऑप्शंस रहते हैं। तो यहां पर ये ढेर सारे सवाल जो पूछे गए हैं वो कहां से पूछे गए हैं, इंडेक्स या रिपोर्ट से यूपीएससी सवाल पूछता है। तो थोड़ा सा कुछ बेसिक समझ लेते हैं, बेसिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। रिपोर्ट्स आर सेक्टोरल एनालिसिस, किसी ना किसी सेक्टर की एनालिसिस करना कि वहां पर क्या चल रहा है, क्या डेटा शो करता है, डेटा से क्या रिजल्ट आते हैं, वो रिपोर्ट्स उस सेक्टर की एनालिसिस है। लेकिन इंडेक्स क्या है, इंडेक्स रैंकिंग है। फॉर एग्जाम्पल जब आपका रिपोर्ट कार्ड आता है, क्लास में होते हैं आप, 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास में होते हैं, तो आपका जो रिपोर्ट कार्ड आता है तो उसमें रैंक जो होती है वो रैंक क्या है कि आपने क्लास में कैसा परफॉर्म किया है। तो इंडेक्स जो होते हैं वो रैंकिंग्स होती हैं। तो अगर इंटरनेशनल इंडेक्स है तो कंट्रीज को रैंक करेगा, अगर वो डोमेस्टिक इंडेक्स है तो स्टेट्स को रैंक करेगा, सिंपल। तो रिपोर्ट्स आर सेक्टोरल एनालिसिस, जिस तरह से इकोनॉमिक सर्वे का एनालिसिस होता है। इंडेक्स आर रैंकिंग। इंडेक्स कैन बी सेपरेट इवैल्यूएशन, अगर रिपोर्ट्स नहीं है तो कोई बात नहीं, रिपोर्ट्स के बेसिस पर भी इंडेक्स हो सकता है, या इंडेक्स अलग से भी आप लॉन्च कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि रिपोर्ट होनी चाहिए। तो रिपोर्ट और इंडेक्स जरूरी नहीं कि साथ में हो, साथ में भी हो सकते हैं कि रिपोर्ट भी हो और इंडेक्स भी हो, और ये भी हो सकता है कि इंडेक्स सेपरेट इवैल्यूएशन हो एंड इंडेक्स कैन बी बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट, जैसा कि मैंने आपको कहा। तो दीज आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्या पढ़ना चाहिए, व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू रीड इन रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स। सबसे पहला
ऑथर और ऑब्जेक्टिव, यूएन बॉडी हो, नॉन यूएन बॉडी हो या डोमेस्टिक बॉडी हो, सबका क्या पता होना चाहिए कि कौन ऑथर है, किसने दिया और ऑब्जेक्टिव क्या है देने का। साथ में अगर कोई नई रिपोर्ट लॉन्च की गई है तो उसका सिर्फ ऑथर पता होगा तो भी काम चलेगा, क्योंकि वो नई रिपोर्ट के ऊपर सबसे पहला सवाल पहली लेयर में ऑथर पूछेगा। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के ऊपर उसके की पॉइंट्स, उसके पैरामीटर भी पूछ सकता है। तो इतनी चीजें हमें रिपोर्ट्स और इंडेक्स में पता होनी चाहिए। क्या बना के लाए हैं सर आप? तो रुक जाइए, लोड हो जाने दीजिए। ये बना के लाए, आपको हम एक तरीके से इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स कवर करना सिखाते हैं। ऑथर कौन है और कौन सी रिपोर्ट्स देता है, सिंपल ऑथर के बेसिस पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल आइए कवर करते हैं इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्स फॉर यूपीएससी प्री 2026 एग्जामिनेशन। और पहला चलते हैं वर्ल्ड बैंक। तो ऑथर मैंने पहले ही लिख दिया है कि ऑथर कौन है, वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट्स देता है, इंडेक्स देता है, एक ही साथ कवर कर लेंगे ताकि हमारे दिमाग में याद रहेगा कि वर्ल्ड बैंक क्या क्या करता है। और दो सवाल यूपीएससी ने वर्ल्ड बैंक के ऊपर ऑलरेडी पूछ चुका है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के ऊपर सवाल पूछ चुका है, पीवाईक्यू अटैच कर दिया है। सबसे पहले वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 में नया नहीं आया है, पहला ही है। मिडिल इनकम ट्रैप के बारे में बात होती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 में। तो ये मिडिल इनकम ट्रैप क्या है? तो ये रिपोर्ट बोलती है कि इंडिया इज अमंग द 100 कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना at the risk of falling into the middle income trap where country struggle to transition from middle income to high income status। तो 100 कंट्रीज में इंडिया भी है, चाइना को इंक्लूड करके, कि हम अपने मिडिल इनकम ट्रैप से निकल नहीं पा रहे हैं कि हम मिडिल इनकम कंट्री से हाई इनकम स्टेटस पर हम पहुंच सके। द रिपोर्ट नोट्स दैट ओनली 34 मिडिल इनकम इकोनॉमीज हैव ट्रांजिशन टू हाई इनकम स्टेटस सिंस 1990। और साथ में अगर एक बात करें ये मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है, दिस इज अ टर्म कॉइन्ड बाय द वर्ल्ड बैंक डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर अ कंट्री एक्सपीरियंस इकोनॉमिक स्टैग्नेशन after reaching a certain level of middle income status, hindering its transition to a high income nation. This stagnation often occurs when the country's initial growth drivers like cheap labor, technology catch up and become less effective, and it struggles to innovate and compete with the both low wages and high tech economies. That's why ये middle income का trap लगता है कि middle income countries high income countries बन नहीं पाती हैं, और 1990 से only 34 middle income countries ही ट्रांजिशन कर पाई हैं। 3+ स्ट्रेटजी के बारे में बात करती है रिपोर्ट कि इन्वेस्टमेंट, इन्फ्यूजन एंड इनोवेशन। पीडीएफ आप खुद रीड करना चाहे तो आप खुद रीड कर सकते हैं, साथ में अगर मुझसे पढ़ना चाहे, मेरे साथ रीड करना चाहे, मेरे साथ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा है। भाई वीडियो को आपको यहीं बंद कर रहा है तो यहीं बंद कर सकते हैं। पीडीएफ तो मैंने आपको शुरुआत में बता दी कि पीडीएफ कहां पर अपलोडेड है। 3+ स्ट्रेटजी, इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट, कैपिटल कितना एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इन्फ्यूजन, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कीजिए, टेक्नोलॉजी इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी भी कीजिए, साथ में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कीजिए, ग्लोबल इंटीग्रेशन कीजिए, साथ में इनोवेशन कीजिए, डोमेस्टिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च कीजिए, एडवांस इंडस्ट्रीज को प्रमोट कीजिए। दीज आर द 3+ स्ट्रेटजी सजेस्टेड बाय द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ताकि ये इनकम, मिडिल इनकम ट्रैप से हम बाहर निकल पाए। दूसरा वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट देता है इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट, कि भाई किसने कितना डेट ले रखा है, कितना लोन ले रखा है। 2025 की रिपोर्ट है। तो अ डेट प्रॉब्लम इन द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, LMICs जिसे हम बोलते हैं, हैज शिफ्टेड फ्रॉम अ सिंपल डेट एक्युमुलेशन टू नेट रिसोर्स ड्रेन। अब ये रिसोर्स ड्रेन होने लगा है बिटवीन 2022 टू 2024, एंड दीज पेड आउट $741 बिलियन more in principal and interest than they receive in the net external financing, the largest negative transfer in at least 50 years। तो बर्डन बढ़ रहा है, किन के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है? मिडिल एंड लो इनकम कंट्रीज के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है डेट का। साथ में स्टेट्स, दिस रिपोर्ट स्टेट्स मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडेड नियरली हाफ ऑफ द लॉन्ग टर्म नेट फाइनेंसिंग टू LMICs, and the bank itself delivered about 36 billion in net flows in 2024, underlying the importance of concessional and official source and the market stress। अगर ये 2024 की बात हो रही है, मतलब लेटेस्ट यही रिपोर्ट आई है, इसीलिए 2024 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दिस इज इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2025, जहां पर ये 2024 के डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को हटा दिया गया है, एक नई रिपोर्ट लाई गई है जिसका नाम है बिजनेस रेडी। तो ये नया है, ये वर्ल्ड बैंक देता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ग्रीन जहां पर हमने कर दिया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जहां पर ग्रीन नहीं है, जहां पर रेड ऐसा बना होगा वो रेड होगा, मतलब यूपीएससी ने ऑलरेडी सवाल पूछ रखा है। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर देखें तो जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के ऊपर यूपीएससी ने ऑलरेडी सवाल पूछ रखा है, तो यहां पर रेड बनाया हुआ है। चलिए, तो बिजनेस रेडी रिपोर्ट 2025 में दिस रिप्लेसेस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट है। साथ में 3 पिलर के ऊपर बात करेंगे क्योंकि यूपीएससी पैरामीटर पूछ लेता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पब्लिक सर्विसेज एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इंडिया इज नॉट येट द पार्ट ऑफ द रिपोर्ट, अभी भी इंडिया पार्ट नहीं है इस रिपोर्ट का। साथ में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है दोस्तों पोटेंशियल, कि वर्ल्ड की इकोनॉमीज का क्या इकोनॉमिक पोटेंशियल है, ये कौन बताता है? वर्ल्ड बैंक बताता है।
तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट इज गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक। याद रखिएगा 2026 की रिपोर्ट आई थी, तो ग्लोबल ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड एट 2.6% इन 2026 एंड 2.7% इन 2027। डेवलपिंग इकोनॉमीज आर प्रोजेक्टेड to slow from 4.25% in 2025 to 4% in 2026 and before edging up to 4.1 in 2027. Low income countries are projected to grow at an average of 5.6% in 2026-2027, but even that is not enough to close income gaps with advanced economies. तो हम advanced economies के बराबर नहीं पहुंच रहे हैं, ऐसा ये वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट बोलती है। द जॉब चैलेंजेस इज वन ऑफ द रिपोर्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वार्निंग कि भाई जॉब चैलेंज है। 1.2 बिलियन यंग पीपल विल रीच वर्किंग एज इन डेवलपिंग इकोनॉमीज ओवर द नेक्स्ट डिकेड। तो अगर इनको जॉब नहीं मिली तो इकोनॉमी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्रिएट होने वाली है वो जॉबलेस ग्रोथ की प्रॉब्लम होने वाली है। तो अगर ग्रोथ होती रही, अगर जॉब क्रिएट नहीं हुआ तो जॉबलेस ग्रोथ की प्रॉब्लम होगी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ सकता है। साथ में साउथ एशिया इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 6.2% in 2026 and 6.5% in 2027, making South Asia the fastest growing developing region in the report। ये भी याद रखिएगा, भले ये डेटा याद ना हो कोई बात नहीं, डेटा नहीं याद होगा, ये तो डेटा समझाने के पर्सपेक्टिव से, मेंस में कोट करने के पर्सपेक्टिव से स्कीम की भी वीडियो मेंस में काम आएगी, रिपोर्ट्स की भी वीडियो मेंस में काम आएगी। जाहिर सी बात है, पूरा प्रोसेस एग्जाम का कवर करना है तो प्री मेंस सब कुछ कवर होना चाहिए, लेकिन यहां पर सीधे यही बोल सकता है साउथ एशिया इज द फास्टेस्ट डेवलपिंग रीजन इन द रिपोर्ट, तो ये सब याद होना चाहिए। यस, साथ में नेक्स्ट रिपोर्ट है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मॉनिटरिंग रिपोर्ट ऑफ 2025 गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक, जहां पर वर्ल्ड बैंक चार चीजों के ऊपर बात करता है। द वर्ल्ड हैज made long run progress in universal health coverage, but pace is too slow for SDG 3.8 by 2030, and it frames UHC as a dual challenge, expanding essential health services coverage while simultaneously reaching out of pocket financial hardship. Very important. And the share of the people facing financial hardship from the large and impoverishing out of pocket expenditure health payments declined from 34% in 2000 to 26% in 2022, and this 2022, this still means that the roughly 1 in 4 people globally face serious health related financial constraint। भैया पैसा नहीं है हेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए जा रहे हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट के अच्छे इनिशिएटिव हैं, उसके बाद भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं कि बहुत कम हो गया फिर भी देना पड़ रहा है। एंड इंडिया हैज द हाई बर्डन ऑफ health expenditure with 15% or more households face catastrophic spending in the healthcare annually। तो इट्स कैटास्ट्रॉफिक, तो ये याद रखिएगा प्लीज। 15% ऑफ मोर हाउसहोल्ड्स फेस दिस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, हाई बर्डन है, तो प्लीज इस हेल्थ एक्सपेंडिचर को याद रखिएगा। ये डेटा याद रखिएगा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मॉनिटरिंग रिपोर्ट ऑफ 2025 गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक की कितनी रिपोर्ट पढ़ी, कितना आसान है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन देगा, वर्ल्ड बैंक देगा। फिर यहाँ पे इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट कौन देगा, वर्ल्ड बैंक। बिजनेस रेडी, वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, वर्ल्ड बैंक। एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मॉनिटरिंग रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑलरेडी यूपीएससी ने सवाल पूछा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में, पहले लेयर पूछ चुका है। तो पहला है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026, तो ये पूछ सकते हैं 2026 की रिपोर्ट में क्या कहा है। दिस प्रोवाइड्स ग्लोबल फोरकास्ट ऑन जीडीपी, इन्फ्लेशन, ट्रेड एंड पॉलिसी ट्रेंड। तो व्हाट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक? आउटलुक मींस एनालिसिस, प्रोस्पेक्ट मींस पोटेंशियल। प्रोस्पेक्ट कौन देता है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट कौन देता है? वो वर्ल्ड बैंक देता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन देता है? आईएमएफ देता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज गिवन बाय द आईएमएफ। और यहां पर 2026 में जिस तरह से इकोनॉमिक सर्वे हमारे इंडिया का पूरा हर एक सेक्टर का एनालिसिस करता है, वैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पूरी ग्लोबल कंट्रीज, ग्लोबल इकोनॉमीज की जीडीपी, इन्फ्लेशन, ट्रेड, पॉलिसी ट्रेंड, इन सबकी एनालिसिस करता है। साथ में फोरकास्ट भी करता है कि आगे क्या प्रोजेक्शन होने वाले। ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या है? 2025 3%, 2026 में 3.1% का प्रोजेक्शन है। यस, फिस्कल मॉनिटर भी 2026 का आईएमएफ देता है, जिसकी कोर थीम है मैनेजिंग हाई पब्लिक डेट अमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड बैलेंसिंग फिस्कल कंसोलिडेशन वर्सेस ग्रोथ सपोर्ट। तो फिस्कल मॉनिटर, फिस्कल जो इंडिकेटर्स होते हैं लाइक फिस्कल डेफिसिट हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, प्राइमरी डेफिसिट हो गया, जिसके ऊपर यूपीएससी सवाल भी पूछ रहा है, उन सब के ऊपर किस तरह से एक बैलेंस ला सके, ज्यादा डेट हमारा बढ़ ना सके, किस तरह से हम डेट को सस्टेनेबिलिटी, डेट हमारा सस्टेनेबल रहे, उसी कॉन्टेक्स्ट में आईजीआरडी का एक कॉन्सेप्ट होता है, इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल, उस कॉन्टेक्स्ट में उसको भी पढ़िएगा। साथ में इंडिया का डेट सस्टेनेबल है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। साथ में तीसरी रिपोर्ट जो वर्ल्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देता है, आईएमएफ देता है, दैट इज ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अगर ये डोमेस्टिक होता तो आरबीआई ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट देता, पर क्योंकि ये ग्लोबल है, ये आईएमएफ देता है।
तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो कितना स्टेबल है, कैपिटल मार्केट हो गया, मनी मार्केट हो गया, वो कितना स्टेबल है, इसकी रिपोर्ट 2026 में कौन दिया है, आईएमएफ देता है। यस, मेजर कंसर्न क्या 2026 में, रिस्क राइजिंग रिस्क ड्यू टू द जियोपॉलिटिकल टेंशन, जाहिर सी बात है मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो सब चीजें हो रही हैं, पॉलिटिकल एम्प्लीफिकेशन चैनल शॉक्स स्प्रेडिंग अक्रॉस मार्केट्स, क्योंकि हम पूरा वर्ल्ड इंटीग्रेटेड है, एंड पॉलिसी सजेशन क्या देता है, मेंटेन लिक्विडिटी सपोर्ट रेडीनेस एंड इंश्योर फाइनेंशियल सेक्टर रेजिलियंस। ये दो चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी अगर इन चीजों से हमें जीतना है। तो ये रही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की 3 रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फिस्कल मॉनिटर, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। आइए चलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 30 साल कंप्लीट हो रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, 1995 में आया था, 2025 में 30 साल कंप्लीट हुए हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट जोन है जहां से यूपीएससी इस बार सवाल फ्रेम करके आपसे पूछ सकता है। यस, एक वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही देता है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये पूछेगा नहीं, जाहिर सी बात है। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक, आउटलुक मतलब एनालिसिस, ट्रेड की एनालिसिस ग्लोबल कौन देगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देगा, जाहिर सी बात है। पहला पॉइंट यह है कि ग्लोबल ट्रेड इन 2026 इज प्रोजेक्टेड टू स्लो टू 1.9% ग्रोथ इन मर्चेंडाइज वॉल्यूम एंड सिग्निफिकेंट डिक्लाइन फ्रॉम द 4.6% ग्रोथ सीन इन 2025, जाहिर सी बात है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल अनसर्टेनिटी। एशिया इज एक्सपेक्टेड टू लीड विद 3.5% एक्सपोर्ट ग्रोथ एंड 3.3% इंपोर्ट ग्रोथ, while North America imports are projected to remain flat at 0.3%. Strong demand for AI related goods is supporting growth, but this is offset by trade disruptions and increased shipping costs. जाहिर सी बात है। And fourth is, despite the global headwinds, India's GDP is projected to grow by 6.6% in FY 2026 and 2027. तो ये रहा global trade outlook given by the World Trade Organization. The next and the last report of WTO is World Tariff Profiles Report 2025, जहां पर कुछ बातें ये लोग करते हैं। आइए एक दो करके हम इनकी बातों को समझें। पहला बात है, इंडिया कवर tariffs and selected non-tariff measures for over 170 economies. It shows that despite the spread of bilateral and regional trade agreements, global merchandise trade still largely run on MFN status। ये क्या होता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन टर्म्स। तो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट आपसे पूछ सकता है यूपीएससी। टर्म्स अंडरलाइनिंग द कंटिन्यूइंग रेलेवेंस ऑफ द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम। साथ में दूसरा अगर पॉइंट देखें, अबाउट 74% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इज कंडक्टेड ऑन MFN status despite the existence of many preferential trade agreements and despite new tariff actions and trade remedies. This underlines the continuing relevance of the multilateral trading system. साथ में अगर इंडिया की टैरिफ प्रोफाइल देखें तो टैरिफ प्रोफाइल शोज अ रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन कंपेयर टू मेजर इकोनॉमीज। इन 2024 इंडिया सिंपल एवरेज फाइनल बाउंड टैरिफ वाज 37.1% overall, and its simple average most favored nation applied tariffs was 8% overall, with 8.6% for agriculture and 7.9% for non-agriculture. India is also the significant market in terms of the tariff faced by the exporters, and India's agriculture tariffs are much higher than its non-agriculture tariff. तो इन्हीं में से कोई स्टेटमेंट बनाकर यूपीएससी आपसे डायरेक्टली, इन्हीं 3-4 स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट बनाकर आपसे यूपीएससी डायरेक्टली सवाल पूछ सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये सवाल किसके ऊपर है, वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल रिपोर्ट 2025 गिवन बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक ऑलरेडी आपसे यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2000 कौन देता है ये रिपोर्ट, इसके ऊपर पूछेगा। 2025 की जो रिपोर्ट है, इंडिया रैंक करता है 131 आउट ऑफ 148 नेशंस, स्कोर 64.4%, डाउन फ्रॉम 129 इन 2024। यस, तो इसके डिमेंशन यानी जेंडर गैप हमारे देश में बढ़ रहा है या घट रहा है, कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर रैंक हमारी डाउन फ्रॉम 129 131, तो क्या जेंडर गैप बढ़ रहा है? अगर जेंडर गैप बढ़ रहा है तो क्या फिर हो रहा है? तो 4 डायमेंशन में इसको नापते हैं। क्या? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन एंड द अपॉर्चुनिटी दैट दे आर गेटिंग, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। क्या वुमेन को पॉलिटिकली एम्पावर कर रहे हैं? उसके हिसाब से जेंडर में गैप कितना है, उस गैप को मेजर करता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट गिवन बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट इज एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन यानी जो हम एनर्जी यूज करते हैं, क्लीनर एनर्जी की तरफ हम ट्रांजिशन कर सकें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये रिपोर्ट देता है। 2025 की रिपोर्ट में इंडिया का रैंक है 71। रैंक वैसे पूछता नहीं, बस समझाने के लिए कि क्या हो रहा है। डाउन फ्रॉम 63 इन 2024, तो 63 से हम डाउन होकर 71 पहुंच गए। 3 पैरामीटर, इक्विटी,
सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, इन 3 पैरामीटर्स पे जज करते हैं। शिफ्ट फ्रॉम द फॉसिल बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इंक्लूडिंग ऑयल, नेचुरल गैस एंड कोल टू रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर, विंड एंड सोलर सिस्टम, विंड सिस्टम, इन सब की तरफ हम ट्रांजिशन कर सकें। तो दिस इज एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स गिवन बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। साथ में ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जिसके ऊपर यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। ये मेजर करता है कि वेदर द करंट जनरेशन इज लिविंग अ बेटर लाइफ देन द प्रीवियस जनरेशन। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स यानी करंट जनरेशन क्या अच्छा जीवन जी रहा है प्रीवियस जनरेशन से। इसी में इनको किस डायमेंशन में नापते हैं? हेल्थ डायमेंशन में, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, वर्क एंड प्रोटेक्शन। ये 5 डायमेंशन मेजर करते हैं कि आज की जनरेशन क्या बेहतर लाइफ जी रही है प्रीवियस जनरेशन से। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है। साथ में ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट गिवन बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दिस रिपोर्ट हैज शो द एबिलिटी ऑफ कंट्रीज टू प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी टू देयर सिटीजन, कितना हम प्रॉस्पेरिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने सिटीजन को। साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, फ्यूचर फॉर जॉब्स रिपोर्ट 2025, जहां पर पैरामीटर्स क्या है? एआई, बिग डेटा एंड स्किल ट्रेंड्स के ऊपर बात होती है। और फाइंडिंग 78 मिलियन नेट जॉब्स एक्सपेक्टेड ग्लोबली, एआई यूसेज राइजिंग। तो एआई का यूज बढ़ रहा है, जाहिर सी बात हम जानते भी हैं और अपने जीवन में महसूस भी अब कर रहे हैं। फ्यूचर फॉर जॉब्स रिपोर्ट 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। These are the reports given by the World Economic Forum. I hope you have understood. Let's move to the United Nations reports कि यूनाइटेड नेशन कौन कौन सी रिपोर्ट्स देता है या कौन सी यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है जो रिपोर्ट देती हैं। और ये एक सवाल यूपीएससी ने 2023 में यूएन वाटर के ऊपर पूछ चुका है। तो आइए चलते हैं यूएनडीपी के ऊपर, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। बेसिक पैरामीटर हेल्थ, एजुकेशन एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंट्रोड्यूस द प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई पर कैपिटा CO2 एमिशन को एडजस्ट करने के बाद फिर ह्यूमन का डेवलपमेंट कितना हो रहा है। तो एडजस्ट करेंगे फिर देखेंगे कि भाई एडजस्टेड एचडीआई कितनी है। इंडिया की रैंक 2025 में 130 थी आउट ऑफ 193 नेशंस। एचडीआई, इसमें कितने इंडेक्स होते हैं? इस रिपोर्ट में कई इंडेक्स होते हैं। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई, जीडीआई, जीआईआई 2022 में जीआईआई आया था, जहां पर इंडिया की रैंक जो थी आई थिंक 108 131 की रेंज में थी। लेबर पार्टिसिपेशन इज द की हर्डल फॉर अस। एंड साथ में एक और इंडेक्स है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज गिवन बाय यूएनडीपी, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। और ये इस बार इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी सवाल पूछ सकता है, चाहे डोमेस्टिक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से सवाल पूछ ले या ग्लोबल पूछ ले। 415 मिलियन पीपल मूव्ड आउट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया विद इन जस्ट 15 ईयर्स। 2005 से 2019-20 के ड्यूरेशन में 15 सालों में 415 मिलियन लोगों को हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है। अराउंड 1.1 बिलियन पीपल, 18% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन लिव इन एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अक्रॉस 112 कंट्रीज। यूपीएससी इस पे सवाल 2012 में पूछ चुका है, यूपीएससी दोबारा भी सवाल पूछ सकता है। तो ग्लोबल जो हमारा एमपीआई है उसके हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड लिविंग में ये डायमेंशन है, 3 इंडिकेटर्स हैं, 10 डायमेंशन है, सॉरी 3 डायमेंशन है, 10 इंडिकेटर है इंडिकेट करने के लिए, जैसे कि न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ईयर स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट। ये ग्लोबल की बात है। जब हमारे डोमेस्टिक की बात करते हैं तो डोमेस्टिक में याद रखिएगा कि 2 इंडिकेटर्स और ऐड हो जाते हैं। तो कौन से 2 इंडिकेटर ऐड होते हैं? यानी एक्सक्लूसिवली नीति आयोग वो इंडिकेटर्स को यूज करता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को देने में। तो ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों को मैनेज करके चलिएगा। यूपीएससी आपसे कंपैरिजन बेस्ड सवाल भी पूछ सकता है। दिस इज द यूएनडीपी एचडीआर। चलते हैं यूनेस्को के ऊपर। यूनेस्को की एक रिपोर्ट होती है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जहां पर एजुकेशन के बारे में बात करता है। बस इतना इंपॉर्टेंट है, इसका ऑथर याद रखिएगा, यूनेस्को है। यूएन सीटैट के ऊपर बात करते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड आई थिंक डेवलपमेंट है यूएन सीटैट, जहां पर कॉमर्स एंड ट्रेड के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 देता है यूएन सीटैट, जहां पर ग्लोबल एफडीआई डिक्लाइन हो गया, उसने ऐसा कहा। इंडिया की रैंक 15th है एंड लार्जेस्ट इन द साउथ एशिया। साथ में यूनाइटेड नेशंस स्टेट्स मेंटेन इट्स पोजीशन एज द वर्ल्ड्स टॉप एफडीआई डेस्टिनेशन विद इनफ्लो राइजिंग टू $279 बिलियन। एफडीआई इन अफ्रीका इंक्रीज बाय 75%, यानी अफ्रीका में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एफडीआई हो रहा है। साउथ ईस्ट एशिया रिकॉर्डेड लेवल्स ऑफ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट, तो वहां पर भी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो एफडीआई वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, जहां पर एफडीआई के बारे में बात होती है, कौन देता है? यूएन सीटैट देता है। कॉमर्स ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऐसा ही कुछ है, एक बार देख लीजिएगा अगर मुझे भूल गया हो तो। वर्ड ऑफ डेट रिपोर्ट, यहाँ पर डेट के बारे में बात होती है, ये कौन देता है? यूएन सीटेट देता है, जहाँ पर डेट के बारे में बात हो रही है। डेट सर्ज हुआ है 2024 में। ग्लोबल पब्लिक डेट रीच हिस्टोरिक पीक ऑफ
ट्रिलियन। साथ में डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट भी कौन देता है? यूएनसीटेड देता है। एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 भी कौन देता है? यूएनसीटेड देता है। इंडिया इस रिपोर्ट में बोलता है कि इंडिया की जो एफडीआई है 73% जंप टू $47 बिलियन, रैंक्ड इन टॉप 10 ऑफ फॉर द डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट एंड लीडर इन द ग्लोबल साउथ ट्रेड। तो ये है वो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 गिवन बाय द यूएनसीटेड। फिर यूएन डेसा के ऊपर आते हैं, जहां पर एक रिपोर्ट यूएन डेसा देता है वुमेन्स वर्ड्स वुमेन 2025 ट्रेड एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट गिवन बाय यूएन डेसा, जहां पर जेंडर गैप, वुमेन इन पॉलिटिक्स, पोजीशन ऑफ पावर, पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल, इन 5 पैरामीटर पे बात होती है। ट्रेंड क्या है? ये ट्रेंड क्या है? पहला, 351 मिलियन वुमेन एंड गर्ल्स कुड स्टिल बी लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2030 if current status continue to remains the same. Nearly 100 countries have scrapped discriminatory laws to protect girls from the child marriage and establish consent based rape laws. साथ में girls are surpassing boys in school completion, यानी स्कूल जल्दी कंप्लीट करती हैं, ज्यादा करती हैं, एंड वुमेन्स आर गेनिंग सीट्स इन दी पार्लियामेंट। तो ये अच्छी बात है कि अगर वुमेन को सीट मिल रही है पार्लियामेंट में, यानी उनका इंप्रूवमेंट हो रहा। तो वर्ड्स वुमेन 2025 रिपोर्ट इज गिवन बाय यूएन देसा। साथ में यूएन देसा विद यूएनसीटेड एक रिपोर्ट देता है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2025। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2025 इज गिवन बाय यूएन देसा एंड यूएनसीटेड। तो थोड़ी चीजें याद रखिएगा, कुछ रिपोर्ट सिमिलर देखने में लगती हैं लेकिन उनके ऑथर अलग अलग है। साथ में यूएन वाटर के रिपोर्ट के बारे में हम देख लिया कि ये पूछ चुके हैं। वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 की आई है, हाईलाइट्स द हिंदू कुश ग्लेशियर लॉस 50% बाई 2100। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये मैपिंग में आपसे ग्लेशियर्स के ऊपर इस बार सवाल पूछ सकता है। तो यूएन वाटर। साथ में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ की वर्ल्ड वेज रिपोर्ट 2025 आई है, जिसने कहा है कि रिपोर्ट शोज दैट द वेज inequality has decreased in about 2/3 of the countries since 2000 with the most significant reduction occurring in the low income countries. साथ में global wage report wage growth in 2025 is influenced by the technological advancements, demographic shift and economic uncertainty. साथ में दूसरी रिपोर्ट जो ILO देता है that is migrant worker reports. Migrants are 4.7% of the global workforce. ये रिपोर्ट कौन देता है? ILO देता है। बस इतनी चीज इंपॉर्टेंट है। साथ में आता है UNFPA फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025। तो पॉपुलेशन कौन देता है? यूएनएफपीए। इसको याद रखिएगा। टाइटल क्या है इस बार का? द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस फोकसेस ऑन द डेमोग्राफिक शिफ्ट। वर्ल्ड पॉपुलेशन 8.2 बिलियन 2024 में, प्रोजेक्टेड टू पीक 10.3 बिलियन इन 2080। 2080 तक हम 10.3 बिलियन पहुंच जाएंगे। इंडिया की 1.46 बिलियन 146 करोड़ हैं, प्रोजेक्टेड टू पीक एट 1.7 बिलियन 170 करोड़ 2062 में पहुंच जाएंगे। और साथ में हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 आ गया, दैट इज बिलो द रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। तो यूपीएससी ने सवाल भी पूछ लिया था टोटल फर्टिलिटी रेट होता क्या है। एंड 68% ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज 15 to 64 ग्रुप। साथ में एजिंग कंट्रीज कौन सी हैं? जापान, साउथ कोरिया, इटली। इसके ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया था कि कौन सी अब कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज एजिंग कंट्रीज में आती हैं, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में आती है। यूपीएससी सवाल पूछता है, वो सब इन्हीं रिपोर्ट से सवाल पूछता है, पर इनडायरेक्टली सवाल पूछता है। यूपीएससी ने सवाल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन ही, ये ऑथर है, कौन सी देते हैं? ये वर्ड की फॉरेस्ट। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, सोफो। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, FAO, यूनिसेफ, WFP, WHO एंड IFAD, ये सब मिलके देते हैं फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट। एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट देती है ना, वो यूपीएससी जल्दी सवाल पूछता नहीं। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए इसके ऊपर हमने हाईलाइट भी नहीं किया। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज कौन देता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। with 8% of total production, India ranked second in the aquatic animal production. तो यूपीएससी ऐसे पूछ लेता है लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ टर्मरिक कहाँ है? इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टर्मरिक। ऐसे यूपीएससी सवाल पूछ सकता है कि फिशरीज के ऊपर सवाल पूछ ले, इसलिए वो इनडायरेक्टली जो सवाल होते हैं ये रिपोर्ट्स मदद करती हैं। With 8% of total production, इंडिया की रैंक है सेकंड इन द एक्वेटिक एनिमल प्रोडक्शन। साथ में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द सस्टेनेबल फिशरीज मैनेजमेंट विद 64.5% ग्लोबल फिश स्टॉक्स फिश्ड सस्टेनेबली। यस, तो हम अच्छे से सस्टेनेबल रूप में निकाल भी रहे हैं। साथ में एग्रीकल्चर आउटलुक, FAO और OECD मिलकर देते हैं एग्रीकल्चर का आउटलुक। आउटलुक मतलब एनालिसिस ऑफ द वर्ल्ड एग्रीकल्चर। आते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ की कुछ रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट, ये है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका ऑथर याद रखिएगा, यूनिसेफ है। यूनिसेफ विद फ्राइडे फॉर फ्यूचर चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स निकालता है। साथ में इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है यूनिसेफ की चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट गिवन बाय यूनिसेफ। चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट में बात करते हैं राइजिंग ओबेसिटी रेट, कि ओबेसिटी बढ़ रही है। रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट 1 in 5 स्कूल एज चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट 5 से 19 साल के जो बीच के बच्चे हैं आर लिविंग विद ओवरवेट विद एस्टिमेटेड 391 मिलियन अफेक्टेड ग्लोबली।
तो ओबेसिटी की बड़ी प्रॉब्लम है, ज़्यादा ओवरवेट बच्चे हैं। परसिस्टेंट अंडर न्यूट्रिशन डिस्पाइट improvements, India has a very high malnutrition rates with 19.3% children wasted and 32.1% underweight। तो चाइल्ड स्टंटिंग क्या होती है, चाइल्ड वेस्टिंग क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। इन कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछ सकता है। तो चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट गिवन बाय द यूनिसेफ। साथ में यूनिसेफ एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और देता है जिसका नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट। तो बच्चों की बात आएगी तो यूनिसेफ को याद रखिएगा। यस, स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, ग्लोबल child population is projected to stabilize at 2.3 billion by 2050 and child poverty and deprivations, the report indicates that 206 million children in India face at least one major form of deprivation। तो ये इंपॉर्टेंट है। यस, तो इसके बारे में याद रखिएगा। साथ में मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल सर्विस गाइडेंस रिपोर्ट WHO यूनिसेफ के साथ देता है, जहां पर बोलता है कि 1/3 of the mental health conditions emerge before the age of 14 and half before the age of 18। यानी अगर बचपन में भी हमने उनको संभाला नहीं सही से, मेंटली उनको गाइड नहीं किया, उनका मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखा, तो जाहिर सी बात है मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम इस एज में अराइज ज्यादा होती हैं। तो ये दिस रिपोर्ट इज गिवन बाय यूनिसेफ अलोंग विद द WHO। तो याद रखिएगा इसके साथ में यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये एक रिपोर्ट देता है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जिस तरह से एसडीजी गोल 2015 से 2030 है, उसके हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है। दिस इज गिवन बाय यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इंडिया इज रैंक 99 आउट ऑफ 167 countries, up from 109 in 2024, and on average only 16% of the SDG targets are on track to be met globally by 2030। इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको आप मेंस में भी कोट कर सकते हैं। एंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 की गिवन बाय द सॉल्यूशन नेटवर्क्स, इंडिया रैंक इंप्रूव फ्रॉम 116 to 116 from 118 in 2025। Still we are behind China, Nepal and Pakistan। Even we are behind Pakistan in the happiness report। I don't know how their happiness they are calculating। Finland, Iceland and Denmark is among the top 3। जाहिर सी बात है नॉर्डिक कंट्रीज आगे रहती हैं। साथ में यूएन वुमेन एक रिपोर्ट देती है जिसका नाम है वर्ल्ड सर्वे ऑन द रोल ऑफ वुमेन इन डेवलपमेंट, कि वुमेन क्या रोल प्ले कर रही है डेवलपमेंट में, गिवन बाय द यूएन वुमेन। तो जैसे यूएन वाटर के ऊपर में सवाल पूछ लिया, ऐसे यूएन वुमेन की इस रिपोर्ट के ऊपर सवाल पूछ सकता है। 2 billion women and girls lack access to any form of social protection such as cash benefit, unemployment insurance and pensions और health care। तो बड़ी यानी दुविधा वाली बात है। यस, साथ में वाइपो के ऊपर वाइपो एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स एंड साथ में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स गिवन बाय द वाइपो अलॉन्ग विद द कॉर्नर एंड द इनसीड बिजनेस स्कूल। तो ये याद रखिएगा। दीज आर द रिपोर्ट्स गिवन बाय द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। आइए चलते हैं इन्वायरमेंट रिलेटेड रिपोर्ट्स में। तो क्लाइमेट रिलेटेड रिपोर्ट्स देखते हैं। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 की इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, साइड सी बात है, ये नॉर्मल रिपोर्ट्स हैं, हर साल पढ़ते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इमिशन गैप रिपोर्ट 2025 बोलती है कि टॉप एनवायरमेंट जीएचजी इमिटर्स कौन है एब्सोल्यूट नंबर में, चाइना, देन यूएसए, देन इंडिया। तो यूपीएससी सवाल पूछ रहा था इस बार 2025 सवाल पूछा था कि पर कैपिटा जीएचजी इमिशन हम इंडिया में 0.5 टन CO2 का इमिशन करते हैं। यस, तो ऐसा सवाल यूपीएससी ने पूछा, तो जाहिर सी बात है हम बहुत ज्यादा करते हैं, अप्रॉक्स 2.5 टन के अप्रॉक्स हम करते हैं। यस, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में गलत दिया था। तो इमिशन गैप रिपोर्ट 2025 में चाइना, देन यूएसए, देन इंडिया। पर कैपिटा में अगर देखें रशिया, देन यूएसए, देन चाइना। इंडिया रैंक्स थर्ड इन टोटल जीएचजी इमिटर कंपेयर टू चाइना फर्स्ट एंड सेकंड इज यूएसए। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। साथ में स्टेट फॉर फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट कौन रहा है, ये यूएनईपी दे रहा है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट भी देता है, इमिशन गैप रिपोर्ट भी देता है, ऑथर कौन है, यूएनईपी है। यस, स्टेट फॉर फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट 2025 इज गिवन बाय यूएनईपी, जहां पर वो बात करता है इट कम्स टू द रिजल्ट दैट द क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी एंड लैंड डिग्रेडेशन गोल्स will be out of reach unless the annual investment into the nature based solutions quickly are more than doubled। जल्दी से इनको डबल नहीं किया, अगर इनमें इन्वेस्टमेंट डबल नहीं किया तो ये सब हम डीरेल हो जाएगा, हमारा ये सब करने का कोई पर्पस मीट नहीं होगा। नेचर नेगेटिव फ्लोज फ्रॉम पब्लिक सोर्सेज नीड्स टू बी फेज आउट, रीपर्पस और रिफॉर्म। प्राइवेट कैपिटल ओनली प्रेजेंट 17% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू द नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। तो सस्टेनेबिलिटी के इस मॉडल पे कहीं ना कहीं फाइनेंस की कमी पड़ रही है। तो स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट, जहां पर नेचर के लिए फाइनेंस चाहिए, कौन बोलता है, यूएनईपी बोलता है। साथ में यूएनईपी की एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है फूड वेस्ट इंडेक्स। यूपीएससी इस पर भी फोकस कर सकता है, फूड वेस्ट, क्योंकि फूड का वेस्टेज बहुत होता है, जो कि अगर हम प्रोड्यूस ज्यादा कर रहे हैं पर वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं तो प्रोड्यूस ज्यादा करने का फिर मतलब नहीं बनता है, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन और बाकी चीजों में भी इंपैक्ट पड़ता है। मेजर्स द फूड वेस्टेज एट रिटेल
एंड कंज्यूमर लेवल। साथ में इन 2022 वर्ल्ड वेस्टेड 1.5 बिलियन टन्स ऑफ फूड। तो ये लिमिट है भाई हमारी, इतना ढेर सारा हम वेस्ट कर रहे हैं, इसको हम अगर हम कम करेंगे तो अगर प्रोडक्शन भी कम होगा, साथ में अगर प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, वेस्ट कम कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन। जाहिर सी बात है, अगर हंगर इंडेक्स की बात करें, कितने लोग भूखे सोते हैं रोज, तो वो भूखे नहीं सोएंगे अगर हम वेस्ट ना करें। तो अपने घरों में भी कोशिश कीजिए कि आप कोई चीज वेस्ट मत करें। साथ में आते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट के ऊपर। स्विस बेस्ड रिसर्च कंसल्टेंसी अर्थ एक्शन ये रिपोर्ट देती है, ये एक चीज बताता है, प्लास्टिक ओवरशूट डे। व्हाट इज प्लास्टिक ओवरशूट डे? द डे व्हेन द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट सरपास द कैपेबिलिटी ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम टू इफेक्टिवली मैनेज। अगर हम जितना प्लास्टिक वेस्ट कर रहे हैं, अगर उसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उस वेस्ट को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्लास्टिक ओवरशूट डे कहेंगे। रिसेंटली अर्थ विटनेस्ड द प्लास्टिक ओवरशूट डे ऑन September 5, 2025 एंड इन 2024 सेम एज 2025। जाहिर सी बात है, तो 5 सितंबर याद रखिएगा प्लास्टिक ओवरशूट डे। स्विस बेस्ड रिसर्च कंसल्टेंसी अर्थ एक्शन ये चीजें बताती है। साथ में WEF विथ एल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स देता है जिसका नाम है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, कि हम एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस पर सवाल नहीं पूछेगा, हर बार मैं आपको बताता हूं। वर्ल्ड वाइड फंड एक लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 देता है। उसने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में बताया कि 73% डिक्लाइन इन द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन ऑफ द मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेस, एम्फिबियंस अक्रॉस ग्लोब इन द लास्ट 50 ईयर्स। तो वो कंसर्निंग चीज है। यूएनसीसीडी रिपोर्ट देता है लैंड के ऊपर, ग्लोबल लैंड आउटलुक, लैंड का एनालिसिस, ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट रिपोर्ट 2023, तो वो अगेन यूएनसीसीडी, एंड वर्ल्ड ड्रॉट एटलस 2025, तो अगेन यूएनसीसीडी, तो नाम से ही जस्टिफाई भी होता है। वर्ल्ड ड्रॉट एटलस में यूएनसीसीडी एंड द यूरोपियन कमीशन जॉइंट रिसर्च सेंटर ये दोनों मिलकर देते हैं, एंड दे हाईलाइट्स द ट्रांजिशन फ्रॉम द रिलायंस ऑन द रेनफॉल डेफिसिट टू अ पैटर्न डोमिनेटेड बाय द इवेपोरेटिव डिमांड। तो ऐसा इन्होंने करने की ट्रांजिशन लेने की सलाह दी है। साथ में WMO की बात करें, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2025 और स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट 2024 ये WMO देता है, यानी क्लाइमेट से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं वो WMO दे रहा है। साथ में इस रिपोर्ट में ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2025 में बोला गया कि ग्लोबल टेम्परेचर अबाउट 1.3 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, तो इसके बारे में बात हो रही है। और 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस का जो बार है, जो अपने पेरिस एग्रीमेंट में बात की भी थी। यस। साथ में जर्मन वॉच देता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, तो कौन देता है? जर्मन वॉच देता है। बस इतना याद रखिएगा, जिसके बारे में जितना बता रहा हूं उतना ही याद रखिएगा। साथ में जर्मन वॉच विद न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क एक रिपोर्ट देता है जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, कि क्लाइमेट चेंज को सही करने के लिए हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। पैरामीटर्स क्या है? जेजी इमिशन कितना कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी यूज, क्लाइमेट पॉलिसीज। इंडिया की रैंक है 23rd है, डाउन फ्रॉम द 10th। नो कंट्री इन द टॉप 3 पोजीशन। इसी रिपोर्ट में, इसी इंडेक्स में कोई कंट्री टॉप 3 में है ही नहीं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स गिवन बाय जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। साथ में CBD कंजर्वेशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक रिपोर्ट देती है जिसका नाम है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक। जैसे यूएनसीसीडी लैंड आउटलुक के बारे में देता है, ऐसे CBD किसके ऊपर देता है? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक। तो ये बड़ी सिंपल है, ऑथर आराम से आप इजीली आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे। साथ में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस एक रिपोर्ट देता है जिसका नाम है इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2025। ये इंपॉर्टेंट है, तो जिसमें मैंने ग्रीन कर रखा है, प्लीज इसको ढंग से देखिएगा। Threats due to the population growth, water stress, food insecurity, drought, floods, cyclone and rising temperature, and most vulnerable कौन है? Middle East, North Africa, Sub-Saharan Africa and the South Asia. साथ में ecological threat, this report identifies that the 50 countries home to approximately 1.3 billion people face high or very high levels of ecological threat. And this number is projected to rise nearly 2 billion by 2050 due to the population growth and the environment degradation. तो जिस तरह से हम क्लाइमेट का कबाड़ा कर रहे हैं, क्लाइमेट एक दिन हमारा कबाड़ा जरूर करेगी, ये बात तो तय है। साथ में वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट, यूएन हैबिटेट एक रिपोर्ट देता है जिसका नाम है यूएन सिटीज रिपोर्ट। यूएन सिटीज रिपोर्ट में सिटीज के बारे में बात करता है। इन 2040 2 million urban resident will experience 0.5 degree rise in temperature with 14% cities transitioning to drier climates and over 900 cities becoming more humid. Second, sea level rise threatens over 2,000 coastal cities, exposing 1.4 billion people to risk like flooding and storm surges. जाहिर सी बात है, वाटर का लेवल इंक्रीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। अर्बन एरियाज इन इंडिया फेस significant risk from the riverine flooding and which is growing at a rate of 3.5 times faster than the rural areas. तो ये कंसर्निंग बात है सिटीज के पर्सपेक्टिव में। साथ में स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर गिवन बाय इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव 2023 की रिपोर्ट है। स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर की बात करते हैं कि हिमालयस टू लूज अबाउट approx 50% of the ice if the global temperature rise by 2 degree Celsius, और हम 1.43 डिग्री सेल्सियस पे ऑलरेडी
पहुंच चुके हैं। तो ये कंसर्निंग चीजें हैं, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से रिपोर्ट्स हैं, ये इंडेक्स आपके सामने है। आइए बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, WEF के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं है, उसके बाद डोमेस्टिक रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स है, एंड दैट्स इट। यस, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है जिसके ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी सवाल पूछ चुका है, ग्लोबल हंगर स्टेक गिवन बाय द कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्फे along with the World Economic Forum. Concern worldwide World Hunger Health measures and track hunger globally. चार पैरा है, चार इंडिकेटर्स कौन से? अंडर नरिश, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। इंडिया के रैंक 102 among the 123 countries, behind श्रीलंका 61, नेपाल 72, बांग्लादेश 85 एंड पाकिस्तान 106। अगेन वही बात है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। साथ में एक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, वो कुछ रिपोर्ट देती है, ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट, ग्लोबल ईवी आउटलुक, ग्लोबल एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड इंडियाज एनर्जी आउटलुक। तो इंडिया की एनर्जी का आउटलुक हो, एनालिसिस हो, वर्ल्ड की एनर्जी का एनालिसिस हो, ईवी का आउटलुक हो, या ग्लोबल एनर्जी CO2 हो, वो सिर्फ एक एजेंसी है जिसका नाम है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो याद करने में बड़ा सिंपल हो जाता है। साथ में बड़ा इंपॉर्टेंट है, वॉक फ्री फाउंडेशन 2023 में ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स लाता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है, इसको याद रखिएगा। कौन लाता है? वॉक फ्री फाउंडेशन ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। तो स्लेवरी से वॉक फ्री याद रख सकते हैं आप। इंडिया इज द हाईएस्ट एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल इन द मॉडर्न स्लेवरी। तो ये प्रीवियस स्लेवरी नहीं, मॉडर्न स्लेवरी की बात कर रहे हैं, एंशिएंट स्लेवरी नहीं कि हम वैसा कर रहे हैं। मॉडर्न स्लेवरी के बारे में बात कर रहे हैं, विद द एस्टिमेटेड 11 मिलियन विक्टिम्स इक्वेटिंग टू प्रेवलेंस ऑफ 8 पर 1000 पीपल। तो हर 1000 लोगों में 8 लोग जो हैं मॉडर्न स्लेवरी में जी रहे हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स नहीं पूछेगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल देता है पर पूछेगा नहीं। साथ में वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट 2024, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स देता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स दिया 2024 में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडिया हैज रैंक 86 आउट ऑफ 143 कंट्रीज विद अ स्कोर ऑफ 0.49। रीजनली इंडिया रैंक 3rd इन साउथ एशिया बिहाइंड नेपाल एंड श्रीलंका। इनके भी पीछे हैं हम रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में। साथ में ऑक्सैम एंड वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब इनइक्वालिटी इंडेक्स देता है। इरीना इंटरनेशनल रिन्यूएबल एजेंसी देता है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक, एंड साथ में वाइपो विथ कॉर्नल यूनिवर्सिटी देता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। दीज आर द इंडेक्स गिवन बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स, नॉट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अदर इंस्टीट्यूशंस। यस, तो यहाँ पर गलती से बोल गया, शायद मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अदर्स लिखा है, यहाँ पर अदर्स के ऊपर है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं है, एक कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्थ ग्लोबल हंगर देता है। इनके सामने एजेंसी, इनके ऑथर लिखे हुए हैं, तो प्लीज करेक्ट इट। यस, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आई थिंक हम बात कर चुके हैं। यस, हम बात कर चुके हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अलॉन्ग विद दी अदर्स थिंग्स। साथ में डोमेस्टिक रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 में देता है नीति आयोग। नीति आयोग जैसे कि फिस्कल रिपोर्ट के बारे में हम बात की थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देता है, तो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 में डोमेस्टिकली देखें तो नीति आयोग देता है। दिस एम्स टू इवॉल्व एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिस्कल हेल्थ ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया। ओडिशा लीड्स द इंडेक्स फॉलोड बाय द गोवा, झारखंड, गुजरात एंड छत्तीसगढ़। पंजाब, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड द केरला फेस सिग्निफिकेंट फिस्कल चैलेंजेस। की इंडिकेटर्स क्या है कि टैक्स बॉयंसी कैसी, डेट टू जीडीपी रेशियो कैसा है। तो दीज आर द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स गिवन बाय द नीति आयोग। दूसरा आते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पर, जो कि नीति आयोग देता है। ये इंपॉर्टेंट है। 24.82 करोड़ इंडियंस, अप्रॉक्स 25 करोड़ इंडियंस escaped the multi-dimensional poverty in the last 9 years। तो 10 सालों में आप मान सकते हैं, एक डिकेड में 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर लेके आए। स्टीप डिक्लाइन द पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो फ्रॉम द 29.17% in 2013 to 11.28 in 2022। ऑल 12 MPI इंडिकेटर्स, 12 इंडिकेटर्स याद रखिएगा, शो सिग्निफिकेंट साइन ऑफ इंप्रूवमेंट। उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट डिक्लाइन। यस, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा। साथ में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट गिवन बाय द नीति आयोग एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ द कॉम्पिटिटिवनेस। साथ में एक लीड्स रिपोर्ट आती है जिसको हम DPIIT देता है, DPIIT देता है लीड्स रिपोर्ट्स, DPIIT देता है। साथ में RBI की कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जैसे वर्ल्ड की थी तो वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट देता है RBI। डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स देता है RBI, एंड साथ में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स देता है RBI। मतलब क्या, साथ में नाम में ही मतलब है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बैंकिंग सिस्टम की कितनी स्टेबिलिटी, NPA कैसा है, कैपिटल रिक्वेसी रेशियो कहता है, बाकी फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कितने लोगों का बैंक अकाउंट ओपन कर दिया, कितने लोग मेन लाइन बैंकिंग से जुड़ चुके हैं, और कितने लोग डिजिटली चीजें कर रहे हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में डिजिटल पेमेंट कितने लोग कर रहे हैं, वो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में आ जाता है RBI के। यस, साथ में NCRB का डेटा, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्राइम इंडिया रिपोर्ट देता है, एक्सीडेंट, डेथ्स एंड सुसाइड रिपोर्ट्स के बारे में देता है, और प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट देता है कौन, NCRB। साथ में एजुकेशनल का असेसमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो एक सिस्टम है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर
एजुकेशन, जिसे हम यूडाइस कहते हैं। यूडाइस प्लस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वो एजुकेशन का असेसमेंट करता है। साथ में टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2022 गिवन बाय एनटीसीए, उसमें यहाँ पर 2022 में कितने टाइगर्स हैं, 2018 में 2967, 2022 में 3682 टाइगर्स हैं, कहाँ पर कितने ज़्यादा टाइगर्स हैं। रिजर्व विद द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन, जिम कॉर्बेट, बांदीपुर, नागरहोल, बांधवगढ़, दुधवा, कितने टाइगर रिजर्व हैं। यूपीएससी मैपिंग में टाइगर रिजर्व के ऊपर सवाल पूछ सकता है। साथ में नेशनल कोल इंडेक्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल देती है नेशनल कोल इंडेक्स, वहां पर जो कोल के प्राइसेस हैं उनको हम ट्रैक करते हैं। तो दिस इज अबाउट द डोमेस्टिक रिपोर्ट्स एंड द इंडेक्स, दीज आर ऑल द रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स। आई होप जो मैंने आपको समझाया एक वन शॉट में, ये सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जहां पर ग्रीन ग्रीन बना हुआ है, रेड जो मार्क्ड हैं वो पूछी जा चुकी हैं, जो ग्रीन मार्क्ड है उनसे पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। पर एक ओवरलुक लेने के लिए आप सभी रिपोर्ट्स को थोड़ा थोड़ा अगर आप देख भी लेंगे तो एग्जामिनेशन में काम बन जाएगा। ये रिपोर्ट की पीडीएफ मैं, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा। साथ में ऐप पे जाएंगे, अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया अभी तक तो डाउनलोड कर लीजिए, बहुत काम आएगा आपको। साथ में वहां पर ऐप में जाने के बाद एक कोर्स है प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल कोर्स, उस प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल कोर्स में जाएंगे, बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा, ₹0 में बाय हो जाएगा। सारी पीडीएफ जो मैंने आपको प्रोवाइड की सीरीज में, प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज में, वहां पर एक साथ मिल जाएंगी, चाहे स्कीम की हो चाहे रिपोर्ट्स की हो, सब वहीं पर मिल जाएंगी, ताकि वन शॉट में आप एक जगह पर ही आपको सारी चीजें मिल सकें। आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस बार का एग्जाम प्री एग्जामिनेशन निकालिए और मेंस की तैयारी कीजिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।